तो 1936 का साल, एक ऐसा भाषण छपकर तैयार होता है जिसे कभी किसी मंच से पढ़ा ही नहीं गया। हाँ, और मजे की बात देखिए कि उस भाषण ने आयोजकों को इतना डरा दिया था। बिल्कुल, मतलब उन्होंने तो पूरा का पूरा सम्मेलन ही रद्द कर दिया। मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर महज कुछ पन्नों पर छपे शब्दों में ऐसी कौन सी बात थी जिससे एक स्थापित समाज इस कदर घबरा गया। असल में वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक पूरे समाज के सदियों पुराने मानसिक ढांचे को चुनौती देने वाला एक बहुत ही तार्किक और निर्मम प्रहार था। सही बात है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि हमारी आज की इस गहरी चर्चा का आधार डॉक्टर आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 है। मुख्य रूप से हम उनके उसी ऐतिहासिक भाषण पर बात करेंगे जिसे जाति प्रथा उन्मूलन या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहा जाता है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये दस्तावेज केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये असल में एक समाज की मानसिकता का आईना है। बिल्कुल ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा आज का मिशन ही यही है कि इस गहराई से किए गए विश्लेषण से हम ये समझें कि राजनीतिक आजादी से पहले डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सामाजिक आजादी क्यों जरूरी थी। हाँ, और ये भी कि कैसे उन्होंने जाति प्रथा की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। तो चलिए इस घटना की शुरुआत से बात करते हैं। लाहौर में एक संगठन हुआ करता था, जात पात तोड़क मंडल। नाम से पता चलता है कि ये समाज सुधार के लिए बना था। हाँ, तो इस मंडल के सचिव श्री संत राम और बाकी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया। मतलब ऊपर से देखने पर तो ये बहुत ही अच्छी बात लगती है ना? बिल्कुल लगती है। एक समाज सुधारक संगठन ने उस दौर के इतने बड़े विचारक को बुलाया है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण का जो ड्राफ्ट है वो छपने के लिए भेजते हैं। और मुझे लगता है आयोजकों ने उम्मीद की होगी कि वो बस छुआछूत की निंदा करेंगे। हाँ, उन्हें लगा होगा कि वो बस अंतरजातीय विवाह पर कुछ अच्छी बातें कहेंगे और सब तालियां बजाकर घर चले जाएंगे। लेकिन जब ड्राफ्ट उनके हाथों में पहुंचा तो मतलब उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऐसा क्या लिख दिया था उन्होंने? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने केवल ऊपरी तौर पर आलोचना नहीं की थी, उन्होंने सीधा प्रहार हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों पर किया था। मतलब श्रुति और स्मृति की नैतिकता पर ही सवाल उठा दिए थे। अरे बाप रे। हाँ, उन्होंने साफ कर दिया था कि वे उन धार्मिक धारणाओं की ही निंदा करते हैं जिन पर ये पूरी जाति व्यवस्था खड़ी है। और शायद जो बात आयोजकों के लिए सबसे बड़ा झटका रही होगी वो भाषण के अंत में लिखा गया एक साफ संकेत था। मैंने पढ़ा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक हिंदू के रूप में ये उनका आखिरी भाषण हो सकता है। बिल्कुल, वो धर्म छोड़ने पर विचार कर रहे थे। तो इसके बाद आयोजकों का क्या रिएक्शन था? वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर अंबेडकर से संपर्क किया और कहा कि भाई आप अपने भाषण के कुछ हिस्से हटा दीजिए। उनका सुझाव था कि आलोचना केवल ब्राह्मणवाद तक ही सीमित रहे। मतलब ग्रंथों की बात मत कीजिए। हाँ, धर्म परिवर्तन और ग्रंथों की बात बिल्कुल ना करें। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत बड़े डॉक्टर को एक गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए बुलाएं और फिर जब वो डॉक्टर आए तो आप उससे कहें कि कृपया इस बीमारी का असली कारण मत बताइए क्योंकि इससे लोगों को बुरा लग जाएगा, बस ऊपर से थोड़ा सा मरहम लगा दीजिए। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। बहुत खूब। डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया भी बिल्कुल उसे एक अच्छे डॉक्टर जैसा ही था। उनका मानना था कि जाति प्रथा को केवल अंतरजातीय भोज या विवाह जैसे ऊपरी मरहम से नहीं तोड़ा जा सकता। तो असली जड़ क्या थी उनके हिसाब से? उनका तर्क ये था कि लोग जाति का पालन इसलिए नहीं करते कि वे जन्म से बुरे हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथ उन्हें ऐसा करने का निर्देश देते हैं। अच्छा, मतलब ग्रंथ ही तो बीमारी की जड़ है। बिल्कुल, जब तक उन धार्मिक धारणाओं की पवित्रता को नष्ट नहीं किया जाता तब तक कोई भी स्थायी सामाजिक सुधार असंभव है। और जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में एक शब्द भी बदलने से मना कर दिया तो आयोजकों ने पूरा आयोजन ही रद्द कर दिया। कमाल है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। ये बात 1936 की है। हाँ, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। बिल्कुल, और पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था। उस समय के जो बड़े राजनीतिक नेता थे उनका तो यही मानना था कि पहले राजनीतिक सत्ता मिलनी चाहिए। हाँ, स्वराज्य सबसे ऊपर था उनके लिए। तो ऐसे में जब सामने कितना बड़ा बाहरी दुश्मन खड़ा हो तो अंबेडकर जी के लिए उस समय अपने ही समाज से लड़ना इतना जरूरी क्यों था? क्या स्वराज्य सबसे ऊपर नहीं था? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और उस समय के राजनीतिक नेता भी बिल्कुल यही तर्क दे रहे थे।
जैसे डब्ल्यूसी बनर्जी का मानना था कि राजनीतिक सत्ता पहले मिलनी चाहिए, सामाजिक सुधार तो बाद में भी होते रहेंगे। जो कि उस समय के हिसाब से लॉजिकल भी लगता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस तर्क को पूरी तरह से पलट देते हैं। वे एक बेहद तीखा और भावनात्मक सवाल पूछते हैं। क्या सवाल था वो? वो पूछते हैं कि जब एक समाज अपने ही देश के एक बहुत बड़े वर्ग को, मतलब अछूतों को, सार्वजनिक स्कूलों, कुओं और सड़कों का इस्तेमाल नहीं करने देता, जब उन्हें अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहने देता, तो क्या ऐसा समाज राजनीतिक सत्ता के योग्य है? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। मतलब अगर ऐसे बटे हुए समाज को आजादी मिल भी गई तो वो तो एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। ठीक यही बात। और इस तर्क को साबित करने के लिए वे केवल भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करते, वे इतिहास और राजनीति विज्ञान के बहुत मजबूत उदाहरण देते हैं। जैसे कि वे कार्ल मार्क्स के संदर्भ में फर्डिनेंड लास्ले का तर्क देते हैं कि कोई भी संविधान बनाने वाला सामाजिक शक्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मतलब आप समाज को दरकिनार करके सिर्फ कागज पर कानून नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं। इसके लिए वे रोम के इतिहास का उदाहरण देते हैं। अच्छा, रोम में भी ऐसा कुछ था क्या? हाँ, वहां का समाज दो वर्गों में बटा था, पैट्रिशियन जो उच्च वर्ग के थे और प्लेबियन जो निचले वर्ग के थे। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि रोम के संविधान को भी इन दोनों जातियों के सामाजिक संघर्ष के हिसाब से झुकना पड़ा था। तो प्लेबियन वर्ग ने भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी होगी। एकदम सही। उन्होंने तब तक संघर्ष किया जब तक उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में विशेष अधिकार नहीं मिल गए। बिना इस सामाजिक हकीकत को माने रोम का संविधान बन ही नहीं सकता था। वाह। और मैंने पढ़ा है कि उन्होंने आयरलैंड का भी कोई उदाहरण दिया था इस भाषण में। हाँ, आयरलैंड का उदाहरण तो और भी प्रासंगिक है। वहाँ मामला कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच के सामाजिक और धार्मिक विभाजन का था। अच्छा, तो वहाँ क्या हुआ? वह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच की खाई इतनी गहरी थी कि वो राजनीतिक स्वराज्य के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई। प्रोटेस्टेंट वर्ग को ये डर था कि अगर आयरलैंड को आजादी मिल गई तो कैथोलिक बहुमत उन पर हावी हो जाएगा। मतलब आपसी अविश्वास। बिल्कुल। और इसी सामाजिक अविश्वास के कारण राजनीतिक आजादी बरसों तक लटकी रही। तो इन उदाहरणों से डॉक्टर अंबेडकर ये साबित करते हैं कि जो देश अंदर से बटा हुआ है वो एक स्थिर राजनीतिक शक्ति कभी नहीं बन सकता। ये बात सच में झकझोर देती है। मतलब एक जाति विभाजित समाज आजादी को संभाल ही नहीं सकता क्योंकि उसमें आपसी एकजुटता नहीं होती। और यही डॉक्टर अंबेडकर का सबसे प्रखर विश्लेषण है। वे समाज से पूछते हैं कि सिख और मुसलमान अल्पसंख्यक होकर भी इतने निडर क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि संकट के समय उनका पूरा समुदाय उनके साथ खड़ा होगा, उनमें एकजुटता है। लेकिन हिंदू समाज में इस एकजुटता का पूरी तरह से अभाव है, क्योंकि जाति प्रथा ने लोगों को मानसिक रूप से बांट दिया है। सटीक रूप से। हर कोई सिर्फ अपनी जाति के प्रति वफादार है, पूरे समाज के प्रति नहीं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि गुणों और कर्मों पर आधारित है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस तर्क की जो धज्जियां उड़ाई है ना, वो कमाल है। हाँ, वो महिलाओं वाला तर्क। बिल्कुल। उन्होंने सवाल उठाया कि ये व्यवस्था महिलाओं पर कैसे लागू होती है। मतलब क्या महिलाओं की भी जातियां उनके गुणों पर तय होंगी? ये तो व्यवस्था के समर्थकों के लिए सबसे असहज करने वाला सवाल है ना? सोचिए, अगर कोई महिला बहुत वीर है तो क्या उसे क्षत्रिय मानकर सेना में भेजा जाएगा? उस समय के समाज में तो ये नामुमकिन था। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि शादी के बाद महिला की जाति उसके पति के आधार पर क्यों तय होती है? क्या शादी के बाद उसके गुण अचानक से पति वाले हो जाते हैं? ये तो चतुर्वर्ण व्यवस्था की एक बहुत बड़ी तार्किक विफलता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इस एक सवाल से पूरी व्यवस्था की खोखली बुनियाद सामने आ जाती है। ये साफ हो जाता है कि व्यवस्था पूरी तरह से पितृसत्ता और जन्म पर आधारित है। तो जब इस व्यवस्था में इतनी खामियां हैं, तो आम इंसान इसे छोड़ क्यों नहीं देता? पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसे क्यों ढो रहे हैं? इस क्यों का जवाब डॉक्टर अंबेडकर मनु के नियमों में ढूंढते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू समाज के जो धर्मशास्त्र हैं, उन्होंने समाज के मन पर एक ऐसा ताला लगा दिया है जिसकी चाबी ही फेंक दी गई है। अच्छा। मनु का स्पष्ट नियम था कि श्रुति और स्मृति के बीच तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब सवाल पूछना या शंका करना ही मना है। इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। यदि किसी से ये कहा जाए कि वो जाति प्रथा को तर्क के आधार पर छोड़ दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके धर्मशास्त्र उसे तर्क करने की आजादी ही नहीं देते। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। लेकिन हर समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना, जिसका काम ही समाज को सही रास्ता दिखाना होता है।
तो भारत में ये वर्ग क्या कर रहा था? ये इस पूरे दस्तावेज का एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी हिस्सा है। डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। लेकिन भारत में यह वर्ग मुख्य रूप से एक ही जाति मतलब ब्राह्मणों तक सीमित रहा है, और चूंकि यह व्यवस्था उनके हित में है इसलिए वे जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कभी नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, कोई अपने ही विशेषाधिकारों को क्यों खत्म करना चाहेगा? एकदम सही। और इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर रानडे, गांधी और जिन्ना का विश्लेषण करते हैं। वे बताते हैं कि भारत में राजनीतिक सुधारकों की तुलना में सामाजिक सुधारकों को सम्मान नहीं मिलता। ये तो सच है। राजनीतिक लड़ाई में आप एक बाहरी दुश्मन से लड़ते हैं, इसलिए पूरी भीड़ आपके साथ तालियां बजाती है। हाँ, जेल जाने को शहादत माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन सामाजिक लड़ाई में आपको अपने ही परिवार, अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है, जहाँ तालियों की जगह पत्थर मिलते हैं। अपनों से लड़ना सच में बहुत मुश्किल काम है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं, और वो है नायक पूजा या हीरो वर्शिप। राजनीति में भक्ति? हाँ, उनका स्पष्ट मानना था कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में नायकों का अंधानुकरण केवल और केवल तानाशाही को जन्म देता है। क्योंकि जब समाज किसी को भगवान मान लेता है तो वो उससे सवाल करना बंद कर देता है। बिल्कुल, और एक आजाद समाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने नेताओं से सवाल करे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए आज़ादी का मतलब गोरे शासकों की जगह देसी शासकों का आना नहीं था। हाँ, उनके लिए स्वराज का तब तक कोई मतलब नहीं था जब तक समाज जाति विहीन ना हो जाए। आंतरिक ताकत के बिना राजनीतिक स्वराज केवल गुलामी की ओर एक और कदम होगा। ये चर्चा सच में हम सुनने वालों को ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम आज भी बिना सवाल किए पुरानी व्यवस्थाओं का पालन कर रहे हैं। यही इस दस्तावेज की आज के समय में प्रासंगिकता है। बिल्कुल। और एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक बिंदु पर बात करना चाहूंगी जो स्रोतों में ही मौजूद है। डॉक्टर अंबेडकर ने नियमों और सिद्धांतों के बीच बहुत सुंदर अंतर बताया है। रूल्स और प्रिंसिपल्स के बीच का अंतर। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि नियम वे हैं जो खाना पकाने की विधि यानी रेसिपी की तरह हमें बांधते हैं। बिल्कुल, जैसे रेसिपी में लिखा है तो बस वही करना है, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। लेकिन सिद्धांत हमारी बुद्धि का विस्तार करते हैं, वे हमें दिशा देते हैं पर बांधते नहीं हैं। बहुत खूब कहा। जब समाज नियमों से बंधा होता है तो वो अपनी सोचने की आजादी खो लेता है। एक स्वस्थ समाज को समानता और न्याय जैसे गहरे सिद्धांतों पर चलना चाहिए। एकदम सही। तो आज की चर्चा से जो आखिरी सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छूटता है वो ये है कि आधुनिक जीवन में ऐसे कौन से पुराने नियम या रेसिपीज हैं जिनका हम आज भी अंधाधुंध पालन कर रहे हैं और जिन्हें अब हटाकर सच्चे और गहरे सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है। बहुत ही शानदार सवाल है सोचने के लिए। तो इसी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।